नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग जिसकी हम बात कर रहे थे, उस आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है और आप सबको पता है कि परीक्षा आपकी किसी भी वक्त हो सकती है और परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है कि परीक्षा चुनाव के ठीक बाद होगी। वैसी परिस्थिति में हमारी और आपकी, आप सबकी जिम्मेदारी यह बनती है कि हम सब खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और खूब आगे बढ़ें। उसी श्रृंखला में आप जानते हैं कि ऑफिसर्स एकेडमी ने क्लास लगातार 247 हमारा क्लास लाइव चल रहा है और इसी 247 लाइव सीरीज की जब हम बात करते हैं तो इसी में 24 घंटे हम लगातार लाइव चल रहे हैं। और साथियों, आप सबको नमस्कार है। बिल्कुल, और ये जो क्लास है, ये क्लास नंबर है 258। ये क्लास नंबर है 258 जो लगातार ऑफिसर्स एकेडमी छात्र हित में लगातार क्लासेस ले रहा है। और आप सबको बहुत नमस्कार है, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप एक बार यस सर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, तो सभी लोगों को आने लगा है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए साथियों, बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करेंगे और आज की क्लास में जब हम बातचीत करेंगे तो प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि आज जो प्रश्न आजकल हम कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटी के प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों में काफी गहनता से हम उनका अध्ययन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी को मैसेज आने लगा है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो उसी प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले बता देता हूं कि ऑफिसर्स एकेडमी पूरे भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो 24 घंटे लाइव पढ़ा रहा है निःशुल्क रूप से और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्लास की क्वालिटी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे सभी शिक्षक सुबह से लेकर रात तक आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं और वैसी परिस्थिति में हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि हमारा भी नारा है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये क्लास की रूटीन है। आज के क्लास के पहले प्रश्न के ऊपर आते हैं और आप सबको बता दें कि पहला प्रश्न जो है काफी चुनौती से भरा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ाहट की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्लास का उद्देश्य है कि आपको बहुत सारे कंटेंट को सिखा के भेजना, अच्छे से आपको तैयार करना और आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भर देना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की सांप्रदायिक पंचायत की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस ने सांप्रदायिक पंचायत से दृढ़ रूप से असहमत होते हुए इसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया। कि ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक पंचायत से दृढ़ रूप से असहमत होते हुए इसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया। दूसरा, पूना पैक्ट के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल की कुल सीटों में से 15% से अधिक सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित थीं। कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और न तो एक न तो दो। काफी बेहतरीन सवाल है। विथ रेफरेंस टू द कॉम्युनल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कांग्रेस स्ट्रांगली डिसअग्रीड विद द कॉम्युनल अवार्ड एंड डिसाइडेड टू रिजेक्ट इट। वर्ड देखिए यहां पे, रिजेक्ट इट। According to the Pune Pact, more than 15% of the total seat in the central legislature were reserved for the depressed class. अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि सर जी, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि सर दोनों सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी कि पहला स्टेटमेंट जो है ना, इनकरेक्ट। ठीक है, अब क्यों इनकरेक्ट है ये मैं आपको बताता हूं, आपको हंसी आएगा। जब आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। जब आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी अपने एक स्टेटमेंट में डायरेक्टली लिखता है कि जब सांप्रदायिक पंचायत जब आया, जब कॉम्युनल अवार्ड जारी किया गया, जब सांप्रदायिक पंचायत जो है आया और जब सांप्रदायिक पंचायत अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया, कॉम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया और दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया, तो वैसे परिस्थिति में कांग्रेस के लिए ना उगलना और निगलना दोनों संभव नहीं हो पाया। और इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस असहमत तो थी। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अभी अलग से एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल में। कांग्रेस इस सांप्रदायिक पंचायत से असहमत तो थी, लेकिन कांग्रेस ने, एनसीईआरटी डायरेक्टली लिखता है, कांग्रेस ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इसे रिजेक्ट किया, ना ही इसे रिजेक्ट किया। अब इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं, इसलिए ये आंसर को हम काटते हैं। दूसरा वाला कथन सही है। अब इसकी पृष्ठभूमि को समझाता हूं मैं, तब आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप सबको याद होगा कि 1931 में जब आप सबको याद होगा कि 1931 के अंदर में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ,
जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए। जब कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी वहां शामिल हुए, बातचीत शुरू हुई तो वहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती भी है। देखिए कितना पहला प्रश्न आ गया उनके नाम से ही। तो उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वहां कहा कि भाई दलित बहुत पिछड़े हुए हैं, आपने सबके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। आपने मुसलमानों को 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार से पृथक निर्वाचन दे दिया। उसके बाद आप आगे बढ़े तो आपने सिखों को दे दिया, आपने ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। हम उन सबको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन दलितों को पृथक निर्वाचन चाहिए। अब गांधी इसी बात से वहां नाराज हो गए और गांधी नाराज होने के बाद आपको पता है कि बीच में ही बैठक छोड़कर 1 दिसंबर 1931 को वहां से जहाज पकड़ लेंगे। और जिस जहाज से गांधी आए, आपसे कई बार पूछता है, तो बेसांटियाना नाम का जहाज था। इसी जहाज से महात्मा गांधी भारत पहुंचे और 28 तारीख को महात्मा गांधी पहुंचे, 28 दिसंबर को महात्मा गांधी भारत पहुंचे। जब महात्मा गांधी भारत पहुंचे तो बॉम्बे के तट पर उनका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। तो गांधी ने देखा कि बहुत सारी भीड़ इंतजार कर रही है और इन सबको उम्मीद है कि मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गया हूं तो कुछ लेकर के आऊंगा। और वैसी परिस्थिति में गांधी ने लोगों को कहा, एग्जाम का क्वेश्चन भी है, कि मैं खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। अब गांधी लौट के आ गए और इसके बाद इसमें कोई भी फैसला नहीं हुआ और फैसला रिजर्व रख लिया गया। कुछ दिनों के बाद आपको पता है कि 4 जनवरी को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करके पुणे के यरवड़ा जेल में भेज दिए गए। जब गांधी यरवड़ा जेल भेज दिए गए तो अगस्त महीने के अंदर में 16 अगस्त वो डेट हुआ करता था। 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ? अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचाट जारी कर दिया। अब ये जो सांप्रदायिक पंचाट आया साथियों, सांप्रदायिक पंचाट यानी कॉम्युनल अवार्ड, और अंग्रेजों ने कहा कि हमारे यहां हमने कमेटी बनाई और उस कमेटी की अनुशंसा पर हम आपके लिए यानी हम दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करते हैं। और तब जाकर इन्होंने दलितों को इस पंचाट के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी। भारत में अंग्रेजों की यह नीति कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो का संकेतात्मक प्रकृति था। और बांटो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल जो है उस पॉलिसी को अंग्रेजों ने दोबारा से लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि भारत आंदोलनों की जननी हो गई थी और भारत के आंदोलन में काफी ज्यादा राष्ट्रवादी ताकतें इकट्ठा हो रही थी और अंग्रेजों को इस बात का डर था। और वैसी परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि भाई दलितों को अलग करते हैं। हमने मुसलमानों के लिए दे दिया, हमने सिखों के लिए ले दिया, हमने ईसाइयों के लिए दे दिया, अब दलितों की बारी। और इन्होंने दलितों का यानी एक अल्पसंख्यक समुदाय दलित को घोषित कर दिया और दलित को बोला कि दलित आप सभी लोग एक अल्पसंख्यक हैं और वैसी परिस्थिति में हम आपके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार आप सबको देते हैं। अब इस समय महात्मा गांधी इस समय जेल में थे। इस समय महात्मा गांधी कहां थे? जरा कमेंट करो सभी लोग। इस समय महात्मा गांधी जेल में थे। जब महात्मा गांधी को यह बात पता चली, तो 19 अगस्त डेट हुआ करता था और गांधी ने कहा कि आज से सिर्फ 30 दिन का समय देता हूं, अगर 30 दिन में तुम अपना यह फैसला वापस ले लोगे तो ले लो, अन्यथा मैं क्या करूंगा? तो मैं अन्न जल सब कुछ त्याग दूंगा, यानी फास्ट अनटू डेथ करूंगा, यानी अनिश्चितकालीन रूप से मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। और गांधी ने यह क्लियरली कह दिया कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और 30 दिन का मैं समय देता हूं। 30 दिन का समय बीता और वो डेट था 20 सितंबर। आपको याद होगा 20 सितंबर को पुणे के यरवड़ा जेल में ही महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब आमरण अनशन शुरू हुआ तो भाई लोग चिंता में आ गए। और उसके बाद लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दबाव बनाना शुरू किया कि अंबेडकर साहब आप मान जाइए, नहीं तो गांधी की जान चली जाएगी। गांधी की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती गई। 20 को गांधी भूखे रहे, जल्द अन्न सब त्याग दिया। 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। जब 24 तारीख आया तो लोग जो है यहां पर सब्र का बांध टूटा और 24 तारीख से अंबेडकर से बातचीत शुरू हुई और अंततः 26 अगस्त, जरा कमेंट करो सभी लोग, 26 सितंबर 1932 को क्या हुआ? तो 26 सितंबर 1932 को साथियों अंततः पूना के अंदर में एक समझौता हुआ, जिस समझौते को हम पूना समझौता कहते हैं यानी पूना पैक्ट कहते हैं। अब पूना पैक्ट हुआ तो इस पैक्ट में 2-3 चीजें हैं। पूना पैक्ट के अंदर में चूंकि गांधी जेल में थे तो गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे और मदन मोहन मालवीय ने ही उस पैक्ट पर यानी उस समझौते पर हस्ताक्षर किया और दूसरी तरफ अंबेडकर हुआ करते थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया। अब इस हस्ताक्षर में तो जो सबसे पहली बात हुई वो पहली बात यह हुई कि जो दलितों का पृथक निर्वाचन था उसको वापस ले लिया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ठीक है, हम दलितों के द्वारा जो दलितों के पृथक निर्वाचन है उसको वापस लेते हैं, लेकिन इसके एवज में हमें क्या मिलेगा? और तब
तब जाकर जब इसके एवज की बात आई तो इसके एवज में बहुत कुछ मिला। इसके एवज में जो सबसे बड़ा बात मिला वो बात यह मिला कि विधानसभा के अंदर में 71 से सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 147 कर दी गई। पहला मिला। दूसरा क्या मिला? दूसरा 15% का आरक्षण मिला विधानमंडल में दलितों के लिए। ये दो बड़ी घोषणाएं वहां पर हुई। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो क्लियर नहीं हुआ है। अब जब आपको याद होगा कि जब गांधी पर, जब यहां पर सांप्रदायिक पंचायत पारित हुआ तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस से अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस भाई तुमको तो यह मानना पड़ेगा। अब कांग्रेस का उद्देश्य यह था कि भारत के लोगों में एकता कायम रखना। अंग्रेज चाहते थे कि भारत के लोगों में एकता को विभाजित किया जाए, भारत के लोगों को कमजोर किया जाए, भारत के लोगों में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है उसको रोका जाए। और कांग्रेस दोहा पक्ष में पड़ गई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि यह वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ध्यान दीजिए, यह वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन पर हामी भरी थी। यह वही कांग्रेस है जिसने, यही कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को मान लिया था। तो भाई इनके ऊपर दबाव था कि जब आप मुसलमानों के लिए मान सकते हैं, जब आप सिखों के लिए आगे बना दिया गया, जब ईसाइयों के लिए अलग कर दिया गया, तो दलितों के लिए आप क्यों नहीं मानेंगे? और गांधी अड़े हुए थे। गांधी का कहना था कि अगर इनका विभाजन किया तो और चोट और स्थिति इनकी खराब हो जाएगी, क्योंकि गांधी जानते थे कि ये डिप्रेस्ड क्लास है, ये डिप्रेस्ड क्लास है, अगर इनको और विभाजित किया गया, इनको बहुत ज्यादा अगर मोटिवेट कर दिया गया तो कभी अपना डेवलपमेंट आगे नहीं कर पाएंगे। ये गांधी का कहना था। गांधी बोले कि छुआछूत तो खत्म ही नहीं हो पाएगा भारत से अगर दलित अपने आप को पृथक समुदाय मान लेगा। दलित अगर अपने आप को अलग संप्रदाय मान लेगा, अलग समुदाय मान लेगा, तो कभी भी ये छुआछूत समाप्त नहीं हो पाएगा और अस्पृश्यता समाप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। और गांधी ने यह भी तर्क दिया कि जो पृथक निर्वाचन मंडल से मुसलमानों को या सिखों को जो भी नुकसान हुआ है, उसमें इस तथ्य से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो मुस्लिम हैं या सिख बने रहेंगे। लेकिन अगर दलितों का उत्थान करना है तो दलितों को पृथक निर्वाचन से बचाना होगा। और यही कारण था कि यह हुआ। ऐप पर आईएनएम का सालिनी क्लास होगा, एक के बारे में बाबू सब नहीं ना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द मेरा क्लास ऐप पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्नों में ना थोड़ा सा ढील दिया कीजिए, ठीक है। अब दूसरा बात है कि यहां पर क्या, यहां पे एक और खेल खेला गया। समझाऊं एक और खेल क्या है। एक और खेल खेला गया। देखिए यहां पर एग्जामिनर ने बहुत चतुराई से एक खेल खेला है। खेल क्या खेला है भाई? देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए कि पूना पैक्ट के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल की कुल सीटों में से 15% से अधिक, यानी आपको यह नहीं बताया है एग्जैक्टली कितना प्रतिशत। जरा कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्टली कितना प्रतिशत। तो एग्जैक्टली इट वाज 18%। हर किताब में आपको यही मिलता है 15% से अलग, लेकिन शशि सर आपको बता रहे हैं और बहुत सारे शिक्षक भी आपको बताते होंगे कि यह 15% से अधिक कितना, 18%। ठीक है जी, क्लियर है। लूसेंट में 24 दिया है तो लूसेंट पढ़िए, घोंट के पी जाइए। हमने बोला कि लूसेंट में 24 दिया, लेकिन आपको 26 एग्जाम में टिक करिएगा। 24 इसलिए नहीं मानते क्योंकि 24 को डिस्कशन हुआ था, अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, समझौता साइन हुआ 26 तारीख को, इसीलिए हम 26 ही लेते हैं। अब रुक जाइए, 2-3 बड़ी बातें और है जो हम आपको बताना चाहते थे। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं कि देश के अंदर में जो अंग्रेजों ने विभाजनकारी नीति अपनाई, भारतीयों को कमजोर करने की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कई बार भारत में अपनाई गई है, कई बार अपनाया गया है भारत के अंदर में। इस पर कभी और आगे बात करेंगे, इस प्रश्न में उतना ही छोड़ देते हैं। अच्छा एक और बात सुन लेते हैं, सुनिएगा। पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर, पूना पैक्ट के बाद गांधी के जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। गांधी के जीवन में क्या परिवर्तन आया भाई? पूना पैक्ट के बाद गांधी के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो गांधी के अगर जीवन की बात करें आप कि गांधी के जीवन में क्या परिवर्तन आया, गांधी के जीवन में क्या परिवर्तन आया? गांधी के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया साथियों, व्यापक। गांधी का जीवन ही बदल गया। गांधी ने जब देखा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तब गांधी ने कहा कि ये जो दलित हैं, इन दलितों के उत्थान के लिए काम करना होगा। और तब जाकर इसी पूना समझौते के बाद, ये जो पूना समझौता हुआ, इसी पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? तो इसी पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से
यानी जो सक्रिय राजनीति थी उस सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। गांधी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। गांधी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद इन्होंने कहा कि मेरा आज के बाद पूरा जीवन दलित के उत्थान के लिए समर्पित। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन, इन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन दलित के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए समर्पित, दलितों के उत्थान के लिए समर्पित। और इसी के बाद गांधी ने कहा कि साहब दलित को आप दलित मत कहिए, दलित को हम दलित नहीं, दलित को हम हरिजन कहेंगे। ये हरि के जन हैं, इसीलिए हम इन्हें हरिजन कहेंगे, सम्मान से इन्हें हरिजन बुलाएंगे। ये गांधी का दिन है, ठीक है। उसके बाद समझिए गांधी ने कहा कि ऐसे ही नहीं काम चलेगा। उसके बाद गांधी ने हरिजन यात्रा निकाली। 1 साल तक गांधी भारत में हरिजन यात्रा पर रहे। इतिहासकारों के अनुसार 20,000 किलोमीटर, समझ लीजिए कितना लंबा, 20,000 किलोमीटर की यात्रा गांधी ने की। गांधी ने हरिजन उद्यान के लिए हरिजन नाम की पत्रिका का संपादन हुआ। हरिजन पत्रिका जो है एग्जाम में पूछता है किसका, तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद अखिल भारतीय छुआछूत संगठन, अखिल भारतीय अछूत संगठन, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय अछूत संगठन का जो है गांधी ने क्या किया, तो अछूत संगठन का गठन किया। यह गांधी की है कहानी। उसके बाद गांधी ने हरिजन नाम के ऑर्गेनाइजेशन की भी शुरुआत की। तो ऐसे तमाम प्रयास महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए अपने जीवन में किया। और अपना जीवन, इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दलितों के उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल। एमकेबी ब्लॉग क्लास के स्टूडेंट है। क्लास में मैंने बताया था कि नवंबर 1933 से ये जो हरिजन यात्रा निकली थी, ये हरिजन यात्रा मैंने क्लास में पढ़ाते समय बताया था कि नवंबर 1933 से 34 के अक्टूबर तक चला था। ठीक है ना, आपको याद होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न और भी बेहतरीन है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने निम्नलिखित में से किनकी मांग रखी थी? अब देखो, आपको याद करो, जब मैंने क्लास में नेहरू रिपोर्ट पढ़ाया था तो मैंने डिमांड्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट बाद में लंबा चौड़ा लिखवाया था 3-4 स्लाइड में। वहीं से यह क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं से यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आ जाइए। सभी प्रांत, ध्यान रखिएगा, सभी प्रांतों में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी रूप में राज्य का धर्म से पृथकीकरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3 सही है, कौन सही है बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिमांडेड बाय अ नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928? रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन ऑल प्रोविंसेस, इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन इन एनी फॉर्म। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब जो ये क्वेश्चन है ना साहब, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार सवाल है। क्यों मजेदार है? बहुत सारे लोग वहां पे ऐप पे, मेरी क्लास 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी, 1 वीक में शुरू हो जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बिहार पूर्णिया से नमस्कार है भाई। पूर्णिया आपको भी जोहार, पूर्णिया प्रणाम, पूर्णिया है ना, नमस्कार पूर्णिया। आइए सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों, वो हो जाएगा सी विकल्प, यानी ये पहला जो है ये कट जाएगा, यानी सभी प्रांतों में मुसलमानों के लिए आरक्षण। अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि नेहरू रिपोर्ट का थेसिस क्या है। व्हाट इज द थेसिस ऑफ नेहरू रिपोर्ट? तो नेहरू रिपोर्ट को समझने से पहले आपने क्लास में पढ़ा होगा साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन आपको याद होगा कि क्लास में पढ़ाते समय हमने, या किसी भी शिक्षक जिनसे आपने पढ़ा है, उन्होंने आपको क्रोनोलॉजी पढ़ाया होगा 1909 का, उसके 10 वर्ष बाद 1919 का, और फिर उसके 10 वर्ष बाद 1929 में आना था। लेकिन ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां के जो प्रधानमंत्री थे पाम्स्टन, उन्होंने जो है 1927 में ही भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन कमीशन की
नियुक्ति कर दी। और जब इन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की तो साइमन कमीशन के अंदर में उस समय भारत के वॉयसरॉय कौन थे? तो उस समय भारत के वॉयसरॉय साथियों, उस समय भारत के वॉयसरॉय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। जब लॉर्ड इरविन से पूछा गया कि लॉर्ड इरविन, हम भारत एक कमेटी भेज रहे हैं जो भारत के संवैधानिक विकास और संविधान बनाने की प्रक्रिया पर काम करेगा, तो इन्होंने कहा कि साहब एक काम करिए, कमेटी भेजिए, उसमें एक को भारतीयों को शामिल मत कीजिए। इन्होंने कहा कि एक भी भारतीयों को उसमें शामिल मत कीजिए। वैसी परिस्थिति में जो साइमन कमीशन थी, इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य जो है अंग्रेज थे। और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किसकी अनुशंसा पर, तो लॉर्ड इरविन की अनुशंसा पर ऐसा हुआ था। अब जब ये कमीशन के भारत में पता चला तो 1927 में ये, चूंकि इसकी नियुक्ति हुई थी 1927 के दिसंबर महीने में, अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। और आपको ही पता होगा कि 1927 का अधिवेशन कहां होगा? तो 1927 का अधिवेशन साथियों मद्रास में होगा। अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर एमए अंसारी। एमए अंसारी अध्यक्ष होंगे। एमए अंसारी ये बैठक बुलाएंगे और बैठक में कहेंगे कि ये अंग्रेज हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और वैसी परिस्थिति में ये कहेंगे कि हम इसका विरोध करेंगे। और इसी बैठक में तय होगा कि हम साइमन कमीशन का भारत में विरोध करेंगे। विरोध करने का जो वजह है कि सभी के सभी सदस्य क्या हैं? श्वेत हैं, सभी के सभी अंग्रेज हैं। और भारत के संवैधानिक विकास और भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया पर पहली बार चर्चा होनी है, और वो सब अंग्रेज कैसे कर पाएंगे? वैसी परिस्थिति के अंदर में जब अंग्रेजों के बात की यहां पे विरोध होने लगा, तो वैसी परिस्थिति में जब श्वेत पत्र की बारी आई, जब सब के सब श्वेत थे, तो डॉक्टर एमए अंसारी ने कहा कि हम विरोध करेंगे। और यहीं पर एक नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ। यहीं पर एक नारा हुआ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि ये नारा किसने लिखा? तो ये नारा लिखा साथियों यूसुफ मेहर अली ने। ये नारा किसने लिखा? यूसुफ मेहर अली ने ये नारा लिखा। ये वही यूसुफ मेहर अली हैं जो कवि हुआ करते थे। इन्होंने ही भारत छोड़ो का नारा दिया था। साइमन वापस जाओ का नारा लगा। उसके बाद 3 फरवरी को साथियों, आपको याद होगा, 3 फरवरी को ये लोग जो है भारत पहुंचे। 3 फरवरी 1928 को साइमन जो है, 3 फरवरी 1928 को साथियों साइमन जो है, साइमन भारत पहुंचा। और जब 3 फरवरी 1928 को साइमन भारत पहुंचा, तो भारत में इनकी शुरुआत हुई बॉम्बे से। और बॉम्बे में साथियों इनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध ऐसा वैसा नहीं हुआ। बॉम्बे के अंदर में सारे कल कारखाने जो हैं, कारखाने बंद कर दिए गए थे, में हड़ताल कर दिया गया था। सड़कों पर इनको काले झंडे दिखाए गए, साथ ही साथ साथियों साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। ऐसी तमाम प्रक्रियाओं से इनको गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी ये लोग यहां पहुंचे। इन्होंने सेना के कमांडर से मुलाकात की, इन्होंने वहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुलाकात करने का प्रयास किया, और फिर वहां पर ब्रिटेन के अधिकारियों से बातचीत की, और उसके बाद फिर ये निकल गए। इनका हर जगह विरोध हुआ साथियों। आपने क्लास में भी पढ़ा होगा और हमने भी आपको डिटेल में पढ़ाया है कि इनका हर जगह विरोध हुआ। जब इनका हर जगह विरोध हुआ, तो वैसी परिस्थिति में ये सबसे पहले कहां आए साथियों? तो आपको याद होगा कि सबसे पहले ये बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे से साथियों ये सीधा दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में लोगों में इतना डर था कि इन्हें कोई रिसीव करने नहीं आया। दिल्ली से साथियों ये लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत जो है इनका विरोध करेंगे। लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत के बाद ये लखनऊ से सीधा पटना पहुंचेंगे, और पटना में आपको पता है कि इनका कौन विरोध करेगा। पटना के बाद साथियों ये सीधा कलकत्ता पहुंचेंगे। कलकत्ता में भी इनका पुरजोर विरोध होगा, और कलकत्ता से ये फिर इनका रूट जो है उड़ीसा का होगा, और उड़ीसा में भी इनका भरपूर विरोध होगा। क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। उड़ीसा के बाद ये सीधे जो है साथियों कराची नहीं, सीधे लाहौर, कराची जाएंगे, और कराची के बाद ये सीधे साथियों लाहौर जाएंगे। और जब ये लाहौर पहुंचेंगे साथियों, तो लाहौर में इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा होगा, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे होंगे। और यहीं पर लाला लाजपत राय के लाठी से लाला लाजपत राय को सर में चोट लगेगी। लाला लाजपत राय होंगे, और लाला लाजपत राय को वहां के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी होंगे सांडर्स, और उन्हीं सांडर्स की लाठियों से चोट लगेगी। और यहीं पर तब जाकर साथियों कमेंट करना, 28 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाएगी।
ये तो एक कॉन्टेक्स्ट था। अब वापस आते हैं इस प्रश्न पर। साइमन कमीशन बन गया। साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हो रहा था। उस समय भारत के राज्य सचिव साथियों लॉर्ड बर्कनहेड हो रहे थे। कौन हो रहे थे? लॉर्ड बर्कनहेड हो रहे थे। और लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दी कि जो तुम चिल्ला रहे हो, जो तुम आवाज कर रहे हो, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर तुम्हारे पास कोई भारत के लिए ठोस योजना है, तुम तो यार खुद एक हो नहीं, तुम्हारे यहां कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो साइमन का सपोर्ट कर रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो साइमन का विरोध कर रही हैं, तो तुम पहले अपना घर ठीक कर लो, और अगर तुम में दम है तो तुम एक काम करो, तुम एक ऐसा भारत का संविधान तैयार करो जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को मान्य हो। और जब यह बात उसको कराई गई, इनको जब लॉर्ड बर्कनहेड ने जो है एक तरह से चुनौती दी और इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं पंडित नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू को इन्होंने चैलेंज दिया और कहा कि मोतीलाल नेहरू, अगर दम है तुम्हारे में तो एक आप काम कर लो, आप भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करो जो भारत के सभी लोगों को मंजूर हो। और जब ऐसी बात हुई कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान का निर्माण करना है जो भारत के लिए सभी लोगों को मंजूर हो, तब जाकर मोतीलाल के कहने पर अगले साल यानी 1928 के जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर मार्च में बैठक बुलाई गई जिसे कहा जाता है सर्वदलीय बैठक। और कई बार एग्जाम में एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस बैठक में तय होता है कि हम भारत के संविधान को तैयार करेंगे। मुस्लिम लीग भी हामी भरती है, बाद में मुस्लिम लीग विरोध में आ जाती है और उसके बाद सो कॉल्ड एक रिपोर्ट तैयार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया का पहला चरण था, पहला कदम था। और भारत के अंदर में सर्वदलीय बैठकों के आयोजन के बाद भारत में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नाम से बनाया जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर में जो सबसे पहली बात होती है, इस नेहरू रिपोर्ट में जो सबसे पहली बात होती है, वो सबसे पहली बात यह होती है कि भारत को अधिराज्य का दर्जा यानी डोमेनियन स्टेटस की बात होती है। डोमेनियन स्टेटस को भारत के अंदर में डोमेनियन स्टेटस की बात होती है यानी अधिराज्य का दर्जा होता है। इसी अधिराज्य के दर्जे पर जवाहरलाल नेहरू भड़क जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू से विवाद हो जाता है। और इसी टाइम पीरियड पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से टूट जाते हैं और टूटने के बाद इंडिपेंडेंस लीग नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी स्वयं की बना लेते हैं। इंडिपेंडेंस लीग नाम की पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस के अलावा दूसरा इन्होंने जो बात रखी थी वो बात ये हुआ करती थी कि केंद्र और प्रांत जितने भी होंगे जहां मुस्लिम समुदाय जो है अल्पसंख्यक में है, वहां उनके लिए सीटें आरक्षित हो। और यहां क्या कर रहा है, सभी प्रांतों में, सभी प्रांतों के लिए नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि जहां मुसलमान जो हैं, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हो, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हो साथियों, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हो, सिर्फ उन्हीं प्रांतों में मुसलमानों के लिए आरक्षण हो, बाकी भारत में कहीं भी मुसलमानों के लिए आरक्षण नहीं हो। मतलब इनका इशारा, इन संविधान नेहरू रिपोर्ट बनाने वाले लोगों का इशारा उस प्रांत की तरफ था जैसे पंजाब हो गया, जैसे बंगाल हो गया, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक में थे। तो वैसी परिस्थिति में पंजाब में, बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इस रिपोर्ट के अंदर में आपको पता होगा कि इसी रिपोर्ट के अंदर में सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई। तीसरा अगर हम बात करें तो यहीं पर सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई, सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई। इसी के अंदर में मताधिकार की बात हो गई। इसी रिपोर्ट के अंदर में मौलिक अधिकारों की बात की गई। इसी के अंदर में 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई। कितनी मौलिक अधिकार? रवि कुमार सिन्हा जी, मैं अलग स्लाइड पे इसलिए नहीं लिखता हूं ना क्योंकि मुझे मन नहीं करता है लिखने का, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। इतना लिखते हैं कि बाद में समझ में नहीं आता है। रवि जी, अगर आपको बाद में नहीं समझ में आता है तो अभी लिखते जाइए कॉपी पेन लेके, कौन सी बड़ी बात है, हैं? इसमें कौन बड़ी बात है? मतलब ऐसा है कि जब हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज करने आप चले आते हैं। रवि, आपने कभी 1 घंटा खड़ा होकर पढ़ाइए, आपको पता चल जाएगा कितना एनर्जी लगता है, कितना सोर्स लगता है, कितना सब कुछ लगता है। क्या रवि यार, तुम भी खद बात करते हो। हाँ, लिखो। मेरी आदत है, मैं ऐसे ही लिखता हूं। मैं सेपरेट पेज पर नहीं लिख पाता हूं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं? यहां इसलिए लिखता हूं ना क्योंकि यहां मुझे डायमेंशन दिखता है, यहां मुझे दिखता है कि और किन चीजों पर चर्चा करनी है। अब ऐसे नेहरू रिपोर्ट तो पढ़ाते पढ़ाते 1.5 घंटा लग जाएगा। अब यहां क्वेश्चन जब अगल बगल सामने होता है ना तो दिखता है कि कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना है, कौन से पॉइंट को छोड़ना है ना।
आज का जमाना क्या हो गया ना, मैं आपको बता रहा हूं, आज के जमाने में लोगों को यह लगता है कि यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं हम शिक्षकों पर। ऐसा भी लोगों का मानसिकता हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता है कि यूट्यूब पे पढ़ के ना, एक बच्चा हमको कह रहा है सर पेड कोर्स क्यों लॉन्च करते हैं, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाई, यूट्यूब पैसा देता है ना। अरे मूर्ख, यूट्यूब पर जब 1 घंटा पढ़ाते हैं ना, और 1 लाख अगर इस वीडियो का 5 लाख भी व्यू आएगा ना, उतना तो आता नहीं है अभी फिलहाल, 1 लाख मान लो अभी जो आता है, मान लो इस यूट्यूब पे 50,000 अगर व्यू आता है ना, तो 50,000 व्यू पे ना 300 रुपया मिलता होगा, 400 रुपया मिलता होगा, है ना, 200 रुपया नहीं मिलता होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो क्या उस 200 रुपए के लिए हम पढ़ाते हैं यार? हमारी उन भावनाओं का कदर करते हो तुम लोग? हैं? हम 200 रुपए के लिए यहां खड़े होते हैं, हम मोहब्बत है जिंदा बिहार के बच्चों के लिए इसलिए खड़े होते हैं, बस इतना ही है। हम मोहब्बत से खड़े होते हैं, कोई लाख रुपए देके भी खड़ा ना करा पाए हमें, हम मोहब्बत से खड़े होते हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट से ना अपने आप को दूर रखा करो, ठीक है? मोहब्बत से खड़े होते हैं। जब तुम शिक्षक बनोगे ना, सुनो मैं कहता हूं, तीता लगेगा तुमको, तुमसे ऑफिसर एकेडमी 999 रुपया फीस लेता है। कितना लेता है? 999 रुपया ऑनलाइन में फीस लेता है। इस 999 में ना 1000 घंटा पढ़ाता है तुमको, 1000 घंटा, ठीक है? कम से कम 4000 पेजेस के नोट्स देता होगा, पेज के नोट्स देता होगा तुमको, है ना? लगातार कम से कम 3 से 4 महीने तुमको क्लास पढ़ाता होगा, सुबह से रात तक, दिन रात, बिना एरर के क्लास पढ़ाता होगा, ठीक है? तुम्हें एमसीक्यूज देता होगा टॉपिक वाइज, 15 जीएस का टेस्ट देता होगा तुम्हें, और खून पसीना निकाल के तुम्हें पढ़ाता होगा। तो तुम हमें फीस में क्या देते हो? सुनो रवि, जब तुमने बोला है ना, दुख हुआ है मुझे, तुम 999 रुपए देते हो सिर्फ, और तुम्हारी अगर नौकरी हो जाती है ना, तुम्हारी अभी नौकरी हो जाएगी, भगवान करे हो जाए, तुम्हारी जब नौकरी हो जाएगी तो तुम 1 महीने में ना रोज तुम 3 घंटा पढ़ाओगे, 4 घंटे पढ़ाओगे, महीने में तुम 100 घंटा पढ़ाओगे सिर्फ, है ना? सिर्फ 100 घंटा पढ़ाओगे महीने में, 100 घंटा, और 100 घंटा के लिए सरकार से 50,000 रुपए मांगोगे, 50,000 हर महीना लोगे, साल के 6 लाख कमाओगे। लेकिन तुम अगर किसी भी टीचर को, मुझे नहीं, दुनिया के किसी भी टीचर को जो तुम फीस दे देते हो ना, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम बदतमीजी से बात करते हैं, है ना? ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो शिक्षक को ना पैसे से मत तोलो, ज्ञान बड़ा अनमोल होता है। सर हम तो गरीब हैं, तुम गरीब ना, तुम गरीब मुंह से हो, दिल से गरीब हो, मुंह से गरीब हो। तुम्हारे पास मोबाइल खरीदने के लिए पापा की जो पड़ी हो, तुम्हारे पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे हैं, है ना, जाके मोमो चटियाने के लिए पैसे हैं, लेकिन टीचर तुमसे, कोई भी टीचर, भारत का कोई भी टीचर जब तुमसे 1000 घंटा पढ़ा के 1000 रुपया मांगेगा ना, तो तुम लोग 1 रुपया घंटा नहीं देना चाहोगे, और जाके रेस्टोरेंट में फूंक दोगे उतना पैसा। शर्म आनी चाहिए बोलने पर, गरीब हैं। गरीबी का मजाक और माहौल मत उड़ाओ। हम तो कहते हैं कि एक रिक्शा चालक, हम उनका भी सम्मान करते हैं ना, एक रिक्शा चालक जो होता है ना, उसके भी बच्चे 999 रुपए फीस देके पढ़ सकते हैं। तो बेशर्म हो तुम लोग, ऐसे कमेंट करने वाले लोग जो हैं बेशर्म कहे जाते हैं, जो इस तरह का कमेंट करते हैं, है ना? अपनी बारी आएगी ना, तो हमारा सैलरी तो बहुत कम है, 50,000 महीना नहीं, 1 लाख महीना होना चाहिए, 1 लाख महीना होना चाहिए हमारा सैलरी। हमारा सैलरी 50,000 क्यों मिल रहा है? सरकार बहुत कम दे रही है हम लोग को, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। और जिन टीचरों से तुम पढ़ते हो, जिस भी दुनिया में टीचर से पढ़ते हो, वो तुमसे बहुत ज्यादा वसूल रहे हैं। हाय रे ईश्वर, हाँ भगवान ईश्वर क्षमा करे ऐसे लोगों को। मैं क्या बता रहा था, मैं ही भूल गया। हाँ, नेहरू रिपोर्ट में सार्वभौमिक मताधिकार की हम बात कर रहे थे। उसके बाद इसी नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो वहां यह नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए समान अधिकार होना चाहिए। चौथी बात क्या है? महिलाओं के लिए समान अधिकार होना चाहिए। महिलाओं के लिए समान अधिकार होना चाहिए, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए खासकर कुछ नहीं मांगा गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भारत में भारतीय संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
भाई मैं इसलिए इस पर लिखता हूं ना कि मुझे ऑप्शन दिखते रहता है कि किस डायमेंशन में क्वेश्चन को ले जाना है ना। उसके बाद छठा, इन्होंने कहा कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जैसे अभी भी भारत में है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, हमारे भारत में भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य को किसी भी तरह से धर्म के साथ नहीं होना चाहिए, यानी राज्य और धर्म पृथक होना चाहिए। अब चूंकि इस पर विवाद है, इस पर विवाद यह है कि यहां पर जब जवाहरलाल नेहरू नाराज होते हैं तो विवाद क्या है समझिएगा। नेहरू कहते हैं कि अगर हमारे 1929 के अधिवेशन से पहले हम तुम्हारे यानी पिताजी के डोमेनियन वाली जो मांग है, अगर डोमेनियन की मांग मान ली जाएगी, अंग्रेज अगर इस डोमेनियन की इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मैं 1929 में पूर्ण स्वराज नहीं मांगूंगा। नेहरू बोलते हैं कि मैं पूर्ण स्वराज जो है, जो पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मेरी मांग है, मैं 1929 के अधिवेशन में नहीं मांग करूंगा। लेकिन अगर आपकी नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लॉर्ड इरविन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में मैं 1929 में पूर्ण स्वराज मांगूंगा। अब इस पर विवाद क्या है कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि नवंबर में, अधिवेशन कब होता था, दिसंबर में, नवंबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। तो भाई साहब, जब लॉर्ड इरविन ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तो वादे के मुताबिक 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू को नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कुछ इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि नहीं, लॉर्ड इरविन ने इसे स्वीकार नहीं किया था और यही कारण था कि 1929 में पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने तो उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज का डिमांड किया। ठीक है, इसके नहीं कराएंगे पप्पू जी, वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू भी करा दीजिए। नहीं कराएंगे, पेड बैच खरीदिए और पेड बैच खरीद के पढ़िए। नहीं कराएंगे फ्री में, अब फ्री में अब नहीं कराएंगे और आने वाले दिनों में 247 भी बंद कर देंगे। ठीक है ना, फिर 247 बंद कर देंगे। अब हो गया, हम समझ लिए आप लोग को क्या है, हम भी आप लोग का माइंडसेट समझ गए, मेंटालिटी समझ गए, है ना। हम मेंटालिटी समझ गए। आप लोग पेड बैच खरीदना है खरीद के पढ़िए, नहीं पढ़ना है जाके जो है जो इच्छा हो वो आप कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। अब सुनिए, अब ये तो ये बात हो गई इतनी, ये 6 हमने बताया, राज्य और धर्म को पृथक करना। इसके अलावा और भी मांगे थी जो नेहरू रिपोर्ट में रखी गई थी, है ना। यूपीएससी में लोग इतना नहीं पढ़ाते होंगे मुझे लगता है, खोल के देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और जो बड़ी मांग थी, उन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर प्रांतों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भाषाई आधार पर प्रांत जो है, भाषाई 7वां हम कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर प्रांतों की बात यहां पर, कि भाई आपको ही पता है कि भाषाई आधार पर अगर बंगला बोल रहे हैं तो उसको अलग कर दिया जाए, तमिल बोलने वाले को अलग, तमिल तेलुगु बोलने वाले को अलग किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि केंद्र में भी और प्रांत में भी, दोनों में उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। 8वां इन्होंने क्या डिमांड रखा, केंद्र एवं प्रांत में उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, प्रांत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। इसके अलावा और भी मांगे थी, जैसे नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने मांगा कि भारत के अंदर में जो संसद की व्यवस्था बने, उस भारतीय संसद में जो वैश्यक मताधिकार है, उस मताधिकार के आधार पर ही, जो हम जिसे आप लोकसभा कहते हैं, उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा गया था, और वहीं पर उसमें फिक्स किया गया कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम आज लोकसभा कहते हैं, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा गया। और बोला गया कि इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सदस्यों की संख्या 500, जबकि सीनेट हाउस के अंदर में, जिसे आप आज राज्यसभा कहते हैं, उस सीनेट हाउस में 200 लोगों की संख्या होनी चाहिए। इतना पेडो बैच में नहीं पढ़ाएगा कोई। उन्होंने कहा जो उच्च सदन सीनेट का है उसमें सदस्यों की संख्या 200 हो, और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, जो लोगों के द्वारा आवश्यक मताधिकार के द्वारा जो लोग चुन के भेजे जाएंगे, नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि उसमें 500 लोग हों।
उसके बाद यहीं पर एक बार यूपीएससी ने पूछा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए बोला गया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है 5 साल पर, कैसे लोकसभा का चुनाव 5 साल पे होता है, तो इनका चुनाव 5 साल पे हो। और सीनेट हाउस के लिए एग्जाम में पूछा हुआ है, सीनेट हाउस के लिए कहा गया कि 7 वर्ष में यानी 7 साल में इनका चुनाव हो, जबकि भारत के अंदर में आपको पता ही है कि हमारे यहां जो है कभी भी भंग नहीं होता राज्यसभा। तो उन्होंने बोला कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल 5 साल का और हाउस ऑफ जो सीनेट हाउस है उसका कार्यकाल 7 साल का होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि केंद्र सरकार के अंदर में केंद्र सरकार के जो मुखिया होंगे उन्हें हम गवर्नर जनरल कहेंगे, यानी जो हमारे आज प्रधानमंत्री हैं जो नेतृत्व करता है, तो केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाले को हम क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल बोलेंगे। और ये गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के द्वारा की जाएगी, ऐसी बात यहां पर रखी गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ये जो ब्रिटेन सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया गया व्यक्ति है, इसका जो वेतन होगा, इसका जो भत्ता होगा, वो सब का सब भारतीयों के द्वारा टैक्स के पैसे से यानी भारतीय राजस्व से इसको दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं, भारत के राज्य सचिव जो होते हैं, उनका भी भुगतान जो वेतन और भत्ते का भुगतान जो है भारतीय राजस्व से ही किया जाता था। उसके बाद इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल जो ये बनाए जाएंगे, इनकी जो केंद्रीय कार्यकारिणी होगी उस परिषद की सलाह पर ही काम करेगी और गवर्नर जनरल उसी परिषद के सलाह पर काम करेंगे। और वो जो परिषद होगी जिसे आज के डेट में आप कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति यानी संसद के प्रति जिम्मेदार होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान, अभी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन कहते हैं ना कि दिल चलिए ठीक है, नो वेज नो प्रॉब्लम, नो वेज नो वरी। क्यों वरी करना भाई, वाई टू वरी, क्वेश्चन तो यही है। चलिए शुरू करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। जानते हैं जब शिक्षा सस्ती हो जाए ना तो उसको सम्मान करना सीखिए। हमारे टाइम में ना हम लोग 2-2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ना, हमारे टाइम में आज से 10 साल पहले 1.5 लाख रुपए हम लोग दे के वाजीराम में फीस पढ़ते थे। 2012 की बात, 2009 की बात बता रहे हैं। तो सम्मान करिए। अगर शिक्षा अगर आपको कम कीमत पे मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक की इज्जत, आबरू और सम्मान नहीं होना चाहिए, किसी भी शिक्षक का। दुनिया में अगर आप शिक्षक पर अगर आप तंज कर रहे हैं, मैं देखता हूं, मैं 2-3 बातें और भी कहता हूं, जब बात बोल रहा हूं तो आज पूरा बोलूंगा। मैं देखता हूं कई बार क्या होता है कि बच्चे कमेंट बॉक्स में किसी भी टीचर को उलूल जुलूल कह देते हैं। यार एक बात समझ लेना मेरे भाई, जब तुम ये संस्कार पालोगे ना, जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, कभी जीवन में सिलेक्शन नहीं हो पाओगे। हर जगह ना गुरु का जो स्थान है वो भगवान से ऊपर रखा गया है, भगवान से ऊपर। किसी भी टीचर को, दुनिया के किसी भी शिक्षक को उलूल जुलूल ना बोलना कभी भी। तुम एहसान नहीं करते हो शिक्षकों पे पढ़ के, तुम अपनी भलाई के लिए पढ़ते हो और शिक्षक भी अपनी भलाई के लिए पढ़ाते हैं। शिक्षक को भी मेहनताना मिलना चाहिए, उनको उनके बदले पैसे मिलने चाहिए, उनका भी घर परिवार संस्था है। ठीक है, तो दुनिया में हर शिक्षक का सम्मान करो। प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, ना बनवाएंगे प्लेलिस्ट भाई, खोज के पढ़िए। आपको क्या घर तक पहुंचा दें? मेहनत कीजिए, वीडियो खोजिए, खोज के पढ़िए। अब उतना तो करना ही पड़ेगा ना, खोज के पढ़िए, मेहनत करके खोजिए, भर पेट खोजिए। काहे प्लेलिस्ट बनवा दे भाई? हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम कहां से बनवा देंगे? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बनाएंगे। आप घरे जो है ना सूत के लोट के पढ़ रहे होंगे, लेकिन मास्टर यहां 2 पैर पर खड़ा है, भूखे, अभी उसको भी भूख लगा होगा, वो बेचारा भूखे, वो मास्टर 2 टंगरी लेकर खड़ा है आपके यहाँ, भले बिछौना पे सूत के पढ़ रहे होंगे 90% लोग। तो शिक्षकों का और गुरुओं का सम्मान कीजिए। नहीं सम्मान करेंगे जिंदगी समाप्त हो जाएगी, हासिल नहीं कर पाएंगे जिंदगी में कुछ, है ना। और आज के बाद अगर आपका हाथ नहीं कांपा किसी भी टीचर के किसी भी वीडियो पर उलूल जुलूल बातें लिखते हुई, तो आप विद्यार्थी नहीं हो। सरस्वती का सम्मान, शिक्षक को उलूल जुलूल लिखना। अब वैसे अगर शिक्षक अगर कुछ गलत हरकत कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन यार ऑफिसर एकेडमी 24 घंटा पढ़ा रहा है, लोग पैसा लेके 24 घंटा क्या 6 घंटा नहीं पढ़ाते हैं। मैं तो दावे से कह रहा हूं मुंह पे,
लोग फीस लेके ना 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए फीस लेके 24 घंटा कोई मेहनत नहीं करता होगा। ऑफिसर एकेडमी 24 घंटा पढ़ा रहा है और यूट्यूब पर पढ़ाने का 1 रुपया नहीं लेता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए आइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आंदोलन है, एक तरफ वॉइस रॉय है। मैं जानता हूं, मैं इसलिए इस क्वेश्चन पे इतना सारा बता रहा था ना कि मैं जानता हूं कि भारत में आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, सब जगह के शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन कोई ना नेहरू रिपोर्ट पे इतना अपने पेड बैच में नहीं पढ़ाया होगा। अगर आप हमको नहीं टोकते ना तो अभी और बहुत कुछ बताता पेड बैच में। यूपीएससी लेवल वाले ना आपसे नहीं पढ़ा पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना दिल्ली में बैठ के बड़े बड़ी कोचिंग संस्थाओं में, वो आपसे नहीं टकरा पाएंगे अगर इतना आप कंटेंट को याद कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो जब पढ़ा रहे हो उस समय डिस्टर्ब मत कीजिए, हर समय मूड एक जैसा नहीं होता। ये पेड बैचेस हैं 1 to 5 के, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के। ठीक है, देखिए बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उस समय वायसरॉय कर्जन थे क्या? सांप्रदायिक पंचाट के समय लॉर्ड इरविन, चौरी चौरा के समय लॉर्ड रिडिंग और गदर विद्रोह के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कितने युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं। कितने युग्म जो हैं इसमें सही सुमेलित। ठीक है, अब सोचिए सही है कि गलत है। ठीक है, अब ना पहली बार तो आपने शायद ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देखा होगा। पहले पूछता था कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही। इस बार बता नहीं रहा है कि कौन सा सही, नहीं तो आप गेस कर लेंगे। आपसे पूछ रहा है कितना पेयर सही है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है? पहले अगर यहां पे दे देता ना कि 1 और 2 सही है तो आप कर लेते कि 1 तो है ही है, तो 1 होना चाहिए, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। तो वो वाला भी इसने ऑप्शन आपको नहीं छोड़ा है, बड़े चतुराई से इसने पूछा है, ध्यान दीजिएगा। देखो बंगाल का विभाजन हुआ तो ये सब लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन थे, ये तो करेक्ट ही है। सांप्रदायिक पंचाट कब जारी किया गया था? यह जारी किया गया था 16 अगस्त 1932 को, याद है? और आपको याद होगा कि ये जो लॉर्ड इरविन थे साहब, ये लॉर्ड इरविन कब बने थे? 1926 से लेकर 31 तक। तो इरविन का जो कार्यकाल है वो 31 में समाप्त हो गया है, जबकि ये बात घटना है 32 की, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी बड़ी बातों पर। सबसे पहले तो बंगाल विभाजन वाला आपको पता ही है, लॉर्ड कर्जन होगा। चौरी चौरा लॉर्ड रिडिंग सही है। चौरी चौरा की घटना, जब आप चौरी चौरा की घटना किताब में पढ़ेंगे तो कहेगा कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौड़ी और चौरा 2 अलग अलग गांव हुआ करते थे। एक गांव थी चौड़ी और इनके बीच से एक रेलवे की पटरी गुजरती थी। इधर चौड़ी नाम का, पेड बैच में पढ़ा चुका हूं, इधर चौड़ी नाम का गांव था, इधर चौड़ा था। इसी रेलवे स्टेशन पर एक पुलिस थाना बन गया जिसका नाम पड़ा चौड़ी चौड़ा। क्या घटना हुई आपको याद होगा, वो पूरा डिटेल में हमने पढ़ रखा है। शालिग्राम सिंह वहां के थाना प्रभारी हुआ करते थे, वो सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, खैर, लेकिन जब आप चौड़ी चौड़ा स्थान पर जाएंगे ना, कैसे आप लोग घूमने जाते हैं तो देखते हैं काला पत्थर लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है कि ये घटना ऐसे ऐसे हुई थी, पूरा डिटेल में लिखा रहता है। जो शिलापट जब देखेंगे ना तो शिलापट में चौरी चौरा में 4 फरवरी है। लेकिन मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि एग्जाम में आप 5 फरवरी ही टिक करें, क्योंकि यही मानता है। और चौड़ी चौरा की जब घटना हुई थी उस समय लॉर्ड रीडिंग हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि रीडिंग का कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल कब से? 1921 से 1926 तक। और इसी रीडिंग के बाद इरविन आए थे। गदर विद्रोह भी गलत है। गदर विद्रोह लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं। गदर विद्रोह कब हुआ था भाई? गदर विद्रोह 1915 में हुआ था। और उस समय 1915 में कौन थे? तो आपको याद होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं, लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे। हार्डिंग।
और लॉर्ड हार्डिंग का भी कार्यकाल आपको याद होगा, 1911 से लेकर 1916 तक का टाइम पीरियड हुआ करता था। बहुत सारे लोग 1910 से 16 भी लिखते हैं, है ना, तो दोनों हम लोग लिखते हैं। मैक्सिमम किताबों में 1910 मिलेगा आपको, तो 1910 से लेकर 1916 तक। और ये जो गदर विद्रोह वाली घटना है ये कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी। तो वैसी परिस्थिति में ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग आपको याद ही होंगे, बंगाल का जो विभाजन रद्द किया गया था, दिल्ली दरबार लगा था, तृतीय दिल्ली दरबार आपको याद होगा। राजधानी का स्थानांतरण हुआ था कलकत्ता से दिल्ली, ये भी याद होगा। उसके बाद मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था बम विस्फोट की घटना चांदनी चौक में, जिसको हार्डिंग बम कांड कहा गया था, उसको भी हमने पढ़ा था। तो वैसी परिस्थिति में ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 2 युग्म जो हैं वो क्या हैं, केवल 2 युग्म सही हैं, बाकी सभी के सभी क्या हैं, गलत हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हुई थी। बिल्कुल सही बात है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने नरसंहार के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया था। यह भी सही है। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं, इन्हीं दोनों के बारे में आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सोचिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। साथियों, इतना बेहतरीन सवाल है ना ये, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ध्यान से गलती कराएगा। ये सही है और ये गलत है। देखिए, गांधी ने ही किया था सत्याग्रह सभा का गठन, लेकिन गांधी ने इस घटना के बाद नहीं किया था। गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए इसका गठन किया था। और इसी का विरोध तो हो रहा था, इसी का विरोध तो हो रहा था। वो घटना याद होगी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना आपको याद होगी। मैंने क्लास में भी पढ़ाया था। जनरल डायर, 2 डायर हुआ करते थे, एक माइकल ओडायर और एक रेनिगल्ड ओडायर। और माइकल ओडायर के ही इशारे पर जो है वहां के कमांडर जो हुआ करते थे रेनिगल्ड ओडायर, उन्होंने अंधाधुन अपने 300-150 से ज्यादा सैनिकों के साथ उनको चलवाया। बैसाखी का त्यौहार हुआ करता था, लोग इकट्ठा हुए थे विरोध प्रदर्शन में लिए। उस दिन बैसाखी का पर्व था और दनादन गोलियां चलाई गईं और उसके बाद उसमें लगभग 379 लोग ऑफिशियली मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। और ये लोग जो घायल हुए, यहीं पर एक आदमी बच गया था जिसका नाम था उद्धम सिंह, वो भी क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है। और इसी उद्धम सिंह ने 1940 में माइकल ओडायर की हत्या की, लंदन में जाकर हत्या की। इसी ने लंदन में जाकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। आपको यह भी याद होगा कि जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो पूरे देश के अंदर में एक क्रोध का माहौल फैला और उस समय भारत के महान कवि और भारत के महान मानवतावादी व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपको याद होगा, नाइटहुड की जो उपाधि थी, उस नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने क्या किया था, तो उस नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। आज ना आप लोगों ने मूड खराब कर दिया, पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में कोई स्कूल नहीं है जहां हमारे बच्चे नहीं हैं। 1 to 5 का नया बैच लॉन्च कर दिया गया है, 999 रुपए प्राइस है। 9-10 का भी नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसमें जो 80 अंक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसकी भी थ्योरी क्लास होती है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, है ना, उसकी भी हमारी थ्योरी क्लासेस मिलती हैं। 11-12 में भी 999 रुपीज में है उपलब्ध। अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को 1915 में उनके आगमन पर समूचे ब्रिटिश भारत का 1 वर्ष दौरा करने की सलाह दी थी। ये पेड बैच में पढ़ाया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कराए हैं, है ना। ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और इस प्रश्न के सही उत्तर के बाद आपको हम लोग बातचीत करेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का आप बातचीत के दौरान सही उत्तर दे दें तो काफी मजा आ जाएगा। क्या वो तिलक हुआ करते थे? नहीं साहब। क्या वो बिपिन चंद्र पॉल? नहीं। मोतीलाल नेहरू? नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले। और यही कारण था कि गोखले जब 1909-10 के दौरान 1909-10 के दौरान जब साउथ अफ्रीका गए थे और वहां पर उन्होंने भारतीय राजनीति के संबंध में गोखले से चर्चा की थी।
भारतीय राजनीति के संबंध में उन्होंने गोखले से चर्चा की थी। और जब गोखले से चर्चा की थी तो इसी टाइम पीरियड ने गोखले ने उन्हें कहा था कि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप पूरे भारत के यानी समस्त भारत में आप एक बार दौरा करिए, और समस्त भारत में जब आप दौरा करेंगे तब आपको पता चल पाएगा, क्या पता चल पाएगा कि भारत के व्यक्तियों को कौन कौन सी समस्याएं हैं, वहां पे कैसे सत्याग्रह करना है, लोगों को इकट्ठा कैसा करना है, और भारत की वास्तुस्थिति को इन्होंने आपको पूरा का पूरा भारत की वास्तुस्थिति आपको पता चल जाएगी। तब गोखले के आदेश पर जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे, यानी 9 जनवरी 1915 को जब यहां वो पहुंचे, तो उन्होंने अगले एक वर्ष जो है अपने आप को समर्पित कर दिया संपूर्ण भारत के दौरे पर। और जब भारत का इन्होंने दौरा किया तो इन्होंने ये पाया कि जो बात गोखले ने हमको बताई है भारतीय राजनीति से संबंधित, वो सभी की सभी बातें सत्य हैं। जो क्योंकि गोखले ने इनको भारतीय राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी दक्षिण अफ्रीका में जाके, ये भी टिकट का पैसा गांधी ने ही दिया था। और जब यहां इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि वो सारी बातें सच हैं। तब जाकर इन्होंने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। तब जाकर इन्होंने गोखले को अपना क्या माना, तो अपना गोखले को इन्होंने राजनीतिक गुरु माना, पॉलिटिकल गुरु माना। और यहीं पर गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि गोपाल कृष्ण गोखले हमारे पॉलिटिकल गुरु होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली क्लास का समय हो चुका है, अगला क्लास होगा अमिया सर का।